हेलो माय 10th क्लास के बेबीज, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी चेहरे की खुशी देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम लोगों ने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में बच्चे को पैदा करवा के छोड़ दिया है। ठीक है, मतलब ये बात नहीं है। ओके, चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट में बच्चे को पैदा करवा के छोड़ दिया है मम्मी के पास। ओके, नाउ अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो बच्चा आया, जरूरी थोड़ी कि हमेशा से इंसान का ही आया था। समझ रहे हो, पहले वो बंदर का था, फिर चिंपैंजी, ओरांगुटन, गोरिल्ला, उसके बाद आदि मानव और फिर हम। तो आज हम लोग जिस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं वो है चैप्टर 9, हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों, आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट, नहीं आता है मैम समझ में, पर यू डोंट वरी। यूट्यूब की हिस्ट्री में हेरिडिटी की जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैम आपको बताती है ना, वो पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। ये आपका लास्ट में फेवरेट चैप्टर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस ध्यान से सुनना जो मैम आज आपको बताने वाली है। सो आज आपको इस चैनल पे ये चैप्टर का ओवरव्यू समझाकर मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है। हमने सक्सेसफुली 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं प्यारे बच्चों। और एक और अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगी कि सारे चैप्टर्स के वन शॉट एवरीथिंग जो आपके इस एग्जामिनेशन में आने वाला है वो इसी चैनल पे अड्डा 24/7 9th एंड 10th पे रेडी है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एंड आवर एनवायरनमेंट का पॉकेट रिवीजन भी आप लोगों के लिए रेडी है, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के इन तीनों चैप्टर के मतलब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड आवर एनवायरनमेंट की एनसीईआरटी रीडिंग भी रेडी है, वो भी आप देख सकते हैं। पीवाईक्यूज भी इन तीनों चैप्टर के रेडी हैं, ये भी आप देख सकते हैं। बचा आपका लाइफ प्रोसेस और बचा आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका पॉकेट रिवीजन एंड एनसीईआरटी रीडिंग मैं डेफिनेटली आपको जल्द से जल्द करवाऊंगी। और ये जो तीनों चैप्टर हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, आवर एनवायरनमेंट और आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसकी एक्टिविटीज भी रेडी है। तो ये जो तीनों चैप्टर हैं इनका तो सब कुछ रेडी है। अब आपका बच्चा इन टेक्स्ट जो है आपकी थ्योरी, वो मैं आपको लेक्चर वाइज कंप्लीट करके दूंगी। एग्जाम के लास्ट तक आप बायोलॉजी से एकदम निस्फिक्र हो जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ इस चैनल पे अगर साइंस में सब इतने डिटेल से मैं पढ़ा दूंगी बायोलॉजी के बारे में कि आप सोचोगे कि हाय रब्बा शिप्रा मैम आप कहाँ थी, हम तो आपको दूरबीन लेके ढूंढ रहे थे। चलो भैया, तो चैप्टर ओवरव्यू शुरू करते हैं। क्यू से एक देखो बंदर से शुरू किया है और इंसान पे खत्म किया है। तो ये चैप्टर आपको एक्चुअली यही बताता है कि बेसिकली आपका इवोल्यूशन कैसे हुआ। पर सबसे अच्छी बात है कि जैसे हम लोग जो है लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ रहे हैं, पर फिलहाल के सेशन में आपका इवोल्यूशन वाला पार्ट डिडक्ट हो गया है। पर मैं आपको चैप्टर ओवरव्यू में सब बताऊंगी कि इस चैप्टर में बेसिकली आप पढ़ते क्या क्या हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में बेटा जी मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। इंट्रोडक्शन में आपको ये समझाऊंगी मैं कि इस दुनिया में रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी एसेंशियल। आप लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा, बिना बच्चे पैदा किए तो आगे की आपकी लाइफ की कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। पर हर बार एक ही प्रकार का बच्चा पैदा करना, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। जब हर बार नई जनरेशन आती है तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आता है और ये बदलाव धीरे धीरे करके इतना बड़ा हो जाता है कि लास्ट में एक नई स्पीशीज को ही जन्म दे देता है। जैसे कि मैं अपने स्कूल की बात बताती हूँ। भूषण भैया ऐसे बंद कर दो जरा, तो यार थोड़ा ठंड लग रही है, फिर एक्सप्लेनेशन मेरा दिमाग घूम जाता है। चलो आओ देखते हैं। सो मैं आपको बता रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्कूल। ठीक है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरा जो लेटेस्ट मेरा हाइट है वो है 5 फुट 7 इंच बच्चों। ठीक है, चैप्टर ओवरव्यू इज जस्ट लाइक कि आपको फन लगेगा, आपको बड़ा मजा आएगा कि वाह यार इस चैप्टर में इतनी अच्छी अच्छी चीज है। फिर जब चैप्टर पढ़ोगे ना तब सब कुछ याद आएगा, पर टेंशन नहीं लो, मैम है आपके साथ। जब मैं अपने स्कूल में पढ़ती थी एंड व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, तो मेरा जो हाइट है राइट नाउ आई एम हैविंग 5 फुट 7 इंच हाइट। तो 5 फुट 7 इंच हाइट के बाद ऑब्वियसली हाइट ज़्यादा है लड़कियों के हिसाब से, तो मैं अपने क्लास की उन चंद लड़कियों में से थी जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, पर वैसे भी अगर मेरी क्लास में देखा जाए तो मेरे क्लास में जो लड़कियां थी मेरे क्लास में, उनकी हाइट इतनी कम भी नहीं थी। 1 2 4 5 को छोड़ दे, सबकी हाइट ऑलमोस्ट 5 4 5 5 ऐसे थी। पर अभी जब मैं देखती हूँ अभी के बच्चों को तो उनमें हाइट बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई देती है। ठीक है, और अभी के बच्चों में इंटेलिजेंस का भी बहुत फ़र्क है। मैं जब पढ़ती थी क्लास 12th में, द गर्ल्स एंड बॉयज़ आर नॉट सो इंटेलिजेंट लाइक जब अभी इतने इंटेलिजेंट बनते जा रहे हैं। भैया तुमने नीट में 720 में 720 मार दिए, पहले ऐसा नहीं होता था। हालांकि पेपर भी बहुत टफ आता था पहले, पर पहले इतना एफिशिएंसी नहीं थी। तो आप क्या देख रहे हैं, समय के साथ हर चीज में बदलाव होता जा रहा है और कुछ समय के बदलाव इतना बड़ा हो जाएगा कि एक नई स्पीशीज को जन्म दे देगा।
आ रही है बात इतनी समझ में? नई स्पीशीज को जन्म देने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि हर समय आप जब भी एक नई जनरेशन को पैदा करते हैं तो वो जनरेशन बिल्कुल भी आपके जेनेटिक कॉम्बिनेशन की तरह नहीं होती। ये बात हमेशा याद रखना। जब भी आपके नए बच्चे पैदा होते हैं दे आर मच मोर इंटेलिजेंट देन यू। ठीक है, जरूरी नहीं पढ़ने में हो, चोरी चकारी, खून खराबी, डकैती, किसी भी चीज में हो सकते, बट उनका दिमाग आपसे ज़रा चलता होगा। क्या हो रहा है ऐसा बेटा, हर बार जब भी हम नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उस कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ बदलाव होता है पहले वाले कॉम्बिनेशन से। फिर उसके भी बच्चे पैदा होंगे, कॉम्बिनेशन इकट्ठा होते 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 इतना बड़ा कॉम्बिनेशन बन जाएगा जो कि बिल्कुल ही चेंज होकर एक नई स्पीशीज को जन्म दे देगा। तो आज आप इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। बेसिकली चैप्टर ओवरव्यू में आज मैं आपको यही सिखाऊंगी कि इस चैप्टर का किस तरीके से हम इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में कंक्लूड करके लास्ट में आपको यही समझ में आएगा कि हमेशा जो चेंज होता है वही एक इवोल्यूशन का कारण होता है। और चेंज किसकी वजह से होता है? डीएनए के कॉपी होने की वजह से। क्योंकि हर बार जब पेरेंट्स अपना डीएनए कॉपी करके अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को देते हैं तो कॉपी करने के दौरान हमेशा कुछ ना कुछ चेंज आता है जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। फिर उनकी शादी भी किसी और से होगी तो उनके डीएनए में कुछ ना कुछ कॉपी होगा। कॉपी होते 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 इतना बड़ा चेंज आ जाता है कि नई स्पीशीज जन्म ले लेती है। ओ ठीक है। सो जब हम जीन का ट्रांसफर पढ़ते हैं फिर उनसे बदलाव हो जाता है वो पढ़ते हैं। तो जब आप ट्रांसफर पढ़ रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। ठीक है, जब आप ट्रांसफर पढ़ते हैं देन दिस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। हेरिडिटी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम जीन्स के ट्रांसफर के बारे में पढ़ते हैं और जीन किस तरीके से कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ले जाता है उसे ही हम हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी के दौरान ऑब्वियसली जब आप डीएनए कॉपी करेंगे और अपने डीएनए को नेक्स्ट जनरेशन में भेजेंगे तो बदलाव आएगा। दिस बदलाव कहते हैं वेरिएशन, और वेरिएशन की वजह से ही इवोल्यूशन होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, वेरिएशन की वजह से ही क्या होता है मेरे प्यारे आंखों के तारों? इवोल्यूशन। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो कभी भी इवोल्यूशन नहीं होगा। और अगर हम ये मानते हैं कि कोई चीज़ इवॉल्व नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, तो वो कुछ समय के बाद इस धरती से नष्ट हो जाएगी। इंडेंजर्ड स्पीशीज के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही चालू हो गया है बच्चों कि उनको परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से वो इवोल्यूशन नहीं शो कर रही है। अगर इवोल्यूशन नहीं शो करेंगी तो भैया ऐसा है कि कुछ समय के बाद उनकी स्पीशीज वाइप आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर है, समझ रहे हो? उसके बाद मैं आपको यही बताऊंगी, मैंने आपको बताया था एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। हर जनरेशन अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करती है, धीरे धीरे ये बदलाव इकट्ठा होते जाते होते जाते होते जाते होते जाते होते जाते और लास्ट में जाकर एक नई स्पीशीज को पैदा कर देते हैं। क्लियर है? उसके बाद ये हमें कैसे पता चला मैम? भगवान आए थे, लो तथास्तु, शिव शंकर ने बोला लो तथास्तु, वेरिएशन होगा। ये हमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस मिले हैं। एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा किया गया। ये जो ग्रेगर जोहान मेंडल है ये बहुत ही चमत्कारी आदमी है जिन्होंने जेनेटिक्स के वर्ल्ड में, जीन डीएनए क्रोमोसोम के वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेके आए। ठीक है, जैसे स्टडी का रिवोल्यूशन यूट्यूब में बड़ा चलता है ना, वैसे जीन डीएनए क्रोमोसोम का भी रिवोल्यूशन मेंडल ने आपके लिए किया। और आज भी बेटा इतने सालों के बाद भी अगर आप जीन डीएनए क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं, आप ये पढ़ते हैं कि वो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैसे ले जाते हैं, तो सबसे पहले बाप आदमी के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा और वो बाप आदमी है ग्रेगर जोहान मेंडल। समझ में आई बात? और ग्रेगर जोहान मेंडल ने इतने अच्छे अच्छे रूल्स दिए हैं। मेंडल ने 3 रूल दिए हैं बेसिकली, और आप इस चैनल पे 9-10 के चैनल पे मेंडल के रूल्स का भी मैम ने एक छोटू सा वीडियो बनाया है। मेरी ये दरखास्त है आपसे, रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को देखिए। मैम ने बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए बेटा। तुम तो बायोलॉजी का कोई भी वीडियो टाइप करोगे मैम आपको उसमें मिल ही जाएगी। ठीक है, तो मैंने मेंडल्स के रूल पर भी एक छोटा वीडियो बनाया, तो शिप्रा मैम मेंडल्स रूल आप करना, ये डायहाइब्रिड क्रॉस लिखना, शिप्रा मैम लिख देना तो उसमें आ जाएगा। देन यू हैव टू रीड दोज कंसेप्ट कि कितने प्यारे होते हैं। मेंडल जो है एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने कब डार्विन के जमाने पे लोग जो हाइपोथेटिकल थे, डार्विन के जमाने पे लोग बड़े वो थे। डार्विन ने एक ऐसी थ्योरी दी जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आज तक नहीं है, पर उसी के साथ साथ पैरेलल पे मेंडल भी काम कर रहे थे और मेंडल ने अपने काम के तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी दिए थे। फिर भी लोग होते तो बड़े पापी। देखो भैया सीधी बात है, दुनिया बहुत ही ज्यादा पापी है। क्यों पापी है? समझो बात को। दुनिया को जो चीज समझ में आती है वो बेस्ट होती है, जो चीज समझ में नहीं आती वो वर्स्ट होती है। तो मेंडल के रूल में
मैथमेटिकल अप्रोच भी थी बायोलॉजी के साथ, और बायोलॉजी के साथ अगर तुम मैथ्स लगाओगे तो बेड़ा गर्क तो होगा ही यार, ठीक है, तुमने देखा है जुगलबंदी में। तो बेसिकली यहाँ पर मेंडल ने ये बताया कि भाई किस तरीके से जो जीन होते हैं, ठीक है, जीन का नाम नहीं दिया था मेंडल ने, जीन को फैक्टर बोला था। फैक्टर की वजह से ही जो कैरेक्टर होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं। अब मेरे कुछ प्यारे बच्चों को, मेरे सूरमा भोपालियों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैडम ये जीन का होता है। डीएनए बहुत लंबा होता है, मीटर्स में होता है, उनके स्पेशल सेगमेंट्स को हम कहते हैं जीन। मतलब एक डीएनए के पास बहुत सारे सेगमेंट होते हैं जो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। तो जो जीन होता है वो प्रोटीन बनाता है, और आपकी बॉडी में जो भी आपको दिख रहा है ना वो प्रोटीन की वजह से दिख रहा है। जैसे शिप्रा मैम के जो है तो वाहियात बाल प्रोटीन की वजह से है, शिप्रा मैम के बोलने वाले जो है मुंह, ये उनको जीन से मिला है। तो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द जीन बेटा। जीन आपके शरीर में प्रोटीन बनाते हैं, और ये जो जीन है दीज आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए। और डीएनए कहाँ से आ रहा है? माँ बाप से आ रहा है। तो डीएनए को जब आप कॉपी करते हैं तो डीएनए चेंज हो जाता है, और वही चेंज डीएनए जब आपके अंदर आता है तो बनेंगे तो आपके माँ बाप के ही प्रोटीन, बस बात यह है कि मिक्सिंग के दौरान चेंज हो जाता है, तो आपके प्रोटीन होंगे मिक्सचर ऑफ योर मम्मी पापा का जीन। क्लियर है? आ जाओ। तो मेंडल ने ये बताया कि किस तरीके से जो जीन्स होते हैं वो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन लेकर जाते हैं। हालांकि मेंडल ने जीन को फैक्टर का नाम दिया। मेंडल के 3 रूल्स आपको इसमें पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है, मेंडल के इनमें आपको 3 रूल पढ़ने हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम चैप्टर ओवरव्यू तो पूरा लेक्चर है। बेटा चैप्टर ओवरव्यू आई एम नॉट लाइक दैट कि ये पढ़ लो ये पढ़ लो ना, तो मैं वैसी हूँ। जब मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ तो ये याद रखना कि पत्थर से पानी निकलवाने वाला काम करती हूँ। तो मुझे परफेक्ट चीजें, क्रिस्प चीजें ही पसंद है हमेशा से ही, चाहे मैं किसी को भी पढ़ाऊँ। तो बेटा हमेशा याद रखो कि अपन जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल काम की चीज है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग टाइप के आपको रूल पढ़ने हैं। सबसे पहला जो रूल पढ़ेंगे वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। रेड कलर नहीं समझ में आएगा, मुंह से तो बोल ही रही हूँ। थर्ड जो रूल हम पढ़ेंगे मेंडल का वो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है राजा बेटा? क्लियर क्लियर क्लियर, डन है ना। तो ये 3 रूल मेंडल ने दिए जो ये आज भी प्रूव करते हैं कि एवरीथिंग इज ऑल अबाउट जीन। अगर आपके पास बदला हुआ जीन मिले, देखो कई बार ऐसा होता है कि जीन आ जाते हैं पर वो अपने आप को दिखाते नहीं है। हो सकता है कि जैसे देखो मान लो कि किसी के मम्मी पापा है, ठीक है, उनकी आंखें काली हैं, ठीक है। अब उनकी आंखें काली हैं तो तुम्हारी भी आंखें काली हो गई। पर अगर पापा के दादाजी के पिताजी के आंखों का कलर ब्लू है तो हो सकता है जनरेशन टू जनरेशन जो आई कलर का जीन है वो ट्रांसमिट हो रहा हो ब्लू, पर एक्सप्रेस नहीं हो रहा हो सकता है कि आपके बच्चों में वो एक्सप्रेस हो जाए। तो जीन तो आपको जनरेशन टू जनरेशन आते हैं पर कई बार वो जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होते, तो उनके अस्तित्व को, उनकी डिग्निटी को आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। वो आपके शरीर में है, हो सकता है कुछ जनरेशन बाद एक्सप्रेस हो। यही चीज मेंडल ने बताई कि कई बार आपके पास जीन होता है पर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, वो एक्सप्रेस हो सकता है 2-3 जनरेशन बाद करे। तो आप किसी भी जीन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं राजा। हर जीन हो सकता है आपके पास आ रहा हो पर वो कुछ बोल ना रहा हो, पर जब मिल बैठेंगे 2 यार, मतलब वैसा ही उसका पेयर वाला जीन मिल जाएगा तब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। मतलब समझाऊंगी इसके बारे में, क्लियर है। तो कई बार जीन होते हैं पर वो एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है। जब उसका भाई जीन मिल जाता है तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। इसके बारे में जो है आपके मेंडल ने बताया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशन में पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है, किसने डिस्कवर किया, डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा कैसा होता है, और डीएनए में जीन कैसे बनते हैं। और उसके बाद ये देखो डीएनए के बाद जीन ही आता है, जीन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हाउ डू द ट्रेट गेट एक्सप्रेस। ट्रेट का मतलब प्यारे बच्चों होता है कैरेक्टर। ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, ठीक है। ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? कैरेक्टर। क्लियर है? इस चैप्टर में जब आप पढ़ लेंगे वेरिएशन, ठीक है, कैसे वेरिएशन इकट्ठा होता है, फिर आप पढ़ेंगे रूल्स, फिर आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, फिर थोड़ा सा जीन के बारे में, और फिर आप पढ़ेंगे हाउ डू द ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड। आखिरकार जो आपके कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में दिखते कैसे, कैसे अपने आप को वो ऐसा क्या कर लेते हैं कि वो दिखने लगते हैं, ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ तक आप इसके बाद पढ़ने के बाद आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन। कितने % चांस होते हैं कि लड़का बनेगा या लड़की। आखिरकार हम लड़की को ही दोष क्यों देते हैं? उल्टा तू लड़के पैदा नहीं कर सकती थी, हमारे वंश का नाम आगे नहीं बढ़ा सकती थी। क्या एग्जैक्टली एक लड़की को दोष देना सही है?
कि तू लड़के को जन्म नहीं दे पा रही है? क्या एग्जैक्टली लड़की है डिटरमाइनिंग फैक्टर लड़के को पैदा करने के लिए? तो आंसर है नहीं। एक्चुअली डिफरेंट क्रोमोसोम, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के पास तो सेम ही थे एक्स एक्स, डिफरेंट किसके पास है? एक्स और वाई मेल के पास। तो बेसिकली बात यह है कि कभी लड़की तो कारण थी ही नहीं बच्चों, कभी गर्ल जो है वो तो कभी कारण थी ही नहीं लड़की को पैदा करने के लिए। लड़की के पास तो हमेशा एक्स ही क्रोमोसोम थे, उसका पार्टनर उसको वाई दे रहा है, एक्स दे रहा है, ये तो मेल पार्टनर पे डिपेंडेंट होता है। तो हमें लड़कों को बोलना चाहिए तुम लड़का पैदा करते हो, तुम लड़की पैदा करते हो, पर फिर भी क्या लड़का रिस्पॉन्सिबल है? इतने मिलियंस ऑफ स्पर्म में क्या लड़के को पता होता है कि उसके एक्स क्रोमोसोम जो ओवा में पड़ा हुआ है उसके पास कौन सा क्रोमोसोम स्पर्म वाला जा रहा है? तो कोई भी नहीं है डिसाइड कर सकता कि किसके कि घर पे लड़की आएगी या लड़का आएगा। क्लियर है? तो आपको मैं पढ़ाऊंगी सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। उसके बाद क्या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर सेक्स को चेंज कर सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कुछ जानवरों में अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो लड़का बन जाता है, कम टेम्परेचर हो जाए तो लड़की बन जाती है। तो कई बार एनवायरमेंट भी सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस एग्जामिनेशन में आपको यहाँ तक पढ़ना है, पर अगर मैं चैप्टर में आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट चैप्टर का सेगमेंट होता है ओरिजिन ऑफ लाइफ। आपको अगर मौका मिले तो पढ़ना जरूर, क्योंकि है बड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगी लाइफ में सोलर सिस्टम कैसे बनता है, फिर उसके बाद जब आपका सोलर सिस्टम बन जाता है तो उसमें लाइफ कैसे आई। आपको क्या लगता है कि इवोल्यूशन यूं ही हो गया? आज बैठे थे बिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स लगे हैं अर्थ में, अर्थ बनने में। बच्चों समझ में आ रही बात? बिलियंस ऑफ ईयर्स बेटा, बिलियंस ऑफ ईयर्स। बहुत गर्म थी पहले अर्थ, धीरे 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 जब चीजें ठंडी होती गई तो आपस में जुड़ती गई, जुड़ते 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 उन्होंने क्या किया है? जुड़ते जुड़ते उन्होंने नए नए जो है तो मॉलिक्यूल्स बनाए, नए नए कंपाउंड्स बनाए, फिर सेल बनाई, सेल में डिवीजन हुआ। तो इस तरीके से आपके अर्थ में गर्म से जब चीजें ठंडी होती हैं तो वो इकट्ठा होती जाती है, इकट्ठा होते 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 उन्होंने एक सेल का फॉर्मेशन किया। और ऑब्वियसली जब एक सेल आ जाएगी तो एक लाइफ तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो आपको फिर इसमें ये पढ़ा जाएगा कि इवोल्यूशन हुआ कैसे। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग टाइप की थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद स्पीशिएशन। ठीक है, स्पेसिएशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज। आखिर न्यू स्पीशीज आती कैसे है? फिर हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन के बीच में क्या संबंध होता है। इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन दोनों भाई भाई हैं। आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर क्लासिफाई करते हैं तो वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन। अगर इवोल्यूशन है तो डेफिनेटली क्लासिफिकेशन होगा ही। हम ये बोलते हैं ना भैया पहले बैक्टीरिया को पढ़ा, फिर प्रोटिस्टा पढ़ा, फिर फंजाई पढ़ा, प्लांट एनिमेलिया पढ़ा। तो आप हर चीज को स्टेप वाइज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इवोल्यूशन के दौरान हमने जाना कि भैया बैक्टीरिया मैम सबसे पहले आता है तो हमको लेस डेवलप होता है तो सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे। और फिर हम एनिमल ह्यूमन बीइंग को सबसे आखिरी में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। तो जब तुमने इवोल्यूशन पढ़ा होगा तभी तो क्लासिफिकेशन किया ना। फिर हम पढ़ेंगे इसमें एविडेंसेस कि हमको ऐसे तथ्य प्रमाण सबूत दो कि इवोल्यूशन हुआ है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के एविडेंसेस आपको मिलेंगे जो ये बताते हैं कि सच में इवोल्यूशन हुआ है। कैसे पता चलता है? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस। होमोलोगस ऑर्गन, ये देखो ह्यूमन का, कैट का, वेल का, बैट का, सबका फोर लिम्ब एक जैसा ही होता है। पर देखो कैट का किस में दौड़ने में जाता है, वेल का तैरने में, बैट का उड़ने में। तो कुल मिला के फोर लिम्ब के दिखने में सबके एक जैसे, हड्डी वड्डी का ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा होता है, पर फंक्शन चेंज हो गया। तो बेसिकली ये क्या बता रहे हैं? ये सब एक दूसरे के संबंधित लोग हैं। तो देयर आर सो मेनी एविडेंसेस जो ये बताते हैं कि सच में ह्यूमन का एवोल्यूशन उनके पिछली प्रजातियों से, आदि मानवों से हुआ है। ठीक है, और फॉसिल होता है, जमीन में गड्ढा खोद के देखा तो भैया आदि मानव का स्कल मिला, ये तो हमारे जैसा दिख रहा है, डेफिनेटली हमारा पूर्वज है। तो आपके देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस, तथ्य प्रमाण, प्रूफ जो ये बताते हैं कि सच में आपका एवोल्यूशन जो है किसी और से हुआ है, आपका डेवलपमेंट किसी और से हुआ है। भगवान ने आपको तथास्तु कह के भेज नहीं दिया कि जाओ दूसरों के छाती पे मूंग डलो, नहीं। ठीक है, क्लियर है? एम्ब्रियो से भी एविडेंसेस मिलता है कि आपको पता है कि मछली का, रेप्टाइल का, एम्फीबिया के अंदर मेंढक वगैरह आते हैं और आपका एम्ब्रियो सब एक जैसा दिखता है प्राइमरी स्टेज पे। वो तो समय के साथ जरूरतें चेंज हो जाती हैं तो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, पर दिखता सब एक जैसा है। जो क्या बताता है कि फिशेज, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, मैमल सब एक दूसरे से के भाई बहन ही हैं। ठीक है, फिर हम पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब फॉसिल्स। गड्ढा खोद कर जब आप निकालते हैं तो आपको करोड़ों साल पुराना एक स्कल मिला और हमने जब मैच किया तो हमको ये पता चला कि ओ रब्बा ये तो अपना ही पूर्वज था, समझे? ठीक है,
उसके बाद हम ये पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में कि आप अपने मन से भी कोई स्पीशीज बना सकते हैं, ठीक है। और हम बनाते ही हैं यार, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। और इसका तुमको पता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का सबसे पहले कंसेप्ट आपको मेंडल ने दिया था, पढ़ाऊंगी मैं इसके बारे में। फिर हम पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन का प्रोग्रेस में क्या रूल है, और लास्ट में इस चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन इवोल्यूशन। देखो, आप हमेशा से इतने सुंदर जीन्स पैंट पहन के नहीं चलते थे, ला ला ला, पहले आप ये थे और ये से होते हुए ये है। तो बेटा जी, इवोल्यूशन हर समय चलता रहता है, इवोल्यूशन कभी ना रुकने वाली प्रोसेस है। भले वो आपको दिखे ना, आपकी इमीडिएट आने वाली जनरेशन में ना दिखे, पर आपको हो सकता है 1 करोड़ साल बाद आपकी 1 करोड़वीं जनरेशन को वो इवोल्यूशन या बदलाव दिखे, और वो अपने किताबों में पढ़ रहे होंगे कि हमारे पूर्वज जो थे वो बड़े ही सभ्य थे, वो तो ऑनलाइन पढ़ाते थे, वो तो शिप्रा मैम थे। याद नहीं रहेगा पर ऐसा वो बोल सकते हैं। तो इवोल्यूशन कभी नहीं बंद होता, और इवोल्यूशन जो होता है वो कभी बैक नहीं होता। अगर आप एक बार आदि मानव से इंसान बन गए तो इंसान से आदि मानव आप कभी नहीं बन सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आई होप ये कहानी जो आज मैंने आपको सुनाई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज आई लव दिस चैप्टर। इवन मतलब आई लिटरली लव दिस चैप्टर बिकॉज इट इज, मतलब इवोल्यूशन वाला पार्ट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल पार्ट। आपको पता है किसी ने कुछ नहीं देखा है, बस लोग एविडेंस दे रहे हैं, प्रूफ देख रहे हैं, मैंने जो बोला वो सही है, ये प्रूफ है, लो देख लो। तो आपको वो प्रूफ के हिसाब से मानना ही पड़ता है। देखो भैया, खून किसने किया, कातिल कौन है, ये किसी को नहीं पता होता, और कातिल तो हमेशा बचता ही है। बस बात यह है कि उस खून की जगह पर क्या क्या प्रमाण मिले, क्या क्या प्रूफ मिले, उसके आधार पर हम कातिल ढूंढते हैं। तो इवोल्यूशन हुआ है, बदलाव हुआ है, आदि मानव से इंसान बना, ये हमने तो देखा नहीं, तो हमें जो प्रूफ्स मिले उनके आधार पर हम ये बोलते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन में सबसे बड़ा रोल जीन डीएनए प्ले करते हैं, उसको हम इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और मैं इस चैप्टर के दौरान आपको अभी फर्स्ट पार्ट ही पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आपका ये एग्जामिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाए, बिकॉज इवोल्यूशन अभी डिडक्टेड है। तो अभी इवोल्यूशन अपन छोड़ देते हैं, पहले अपन पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। So this is all about the chapter overview of heredity and evolution. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. जरूरी नहीं है कि आपको सुंदर दिखना हो या आप बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हो एक ग्रेट स्टार्ट के लिए। कई बार ऐसा होता है कि देखो ध्यान से, इसमें ये बोल रहा है इफ यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, ठीक है। आपको महान बनने की जरूरत नहीं, महान लोग ही स्टार्ट नहीं करते। एक बार आप स्टार्ट हो जाएंगे तो अपने आप धीरे धीरे आप ग्रेट बन जाएंगे। हमेशा याद रखिए कि ग्रेटनेस तब आती है जब व्यक्ति काम करता है, ठीक है। बिना काम किए कभी भी कोई इंसान इस पूरे इवोल्यूशन में कभी ग्रेट बना ही नहीं। फर्स्ट यू हैव टू वर्क, देन यू गेट द रिजल्ट, एंड वंस यू गेट द रिजल्ट आप ग्रेट बन जाएंगे। मेहनत करना स्टार्ट तो करिए, मैम तो है ही आपके साथ। सो दिस इज इट, आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी, तब तक अपना ध्यान जरूर रखना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।